केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहोदरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी को भव्य मंच देना देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत निजी क्षेत्र की पहली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का किया शिलान्यास। कहा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री आज बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी की विशेष पत्रिका का विमोचन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुनिया में राजभाषा में अपनी बात रखी। नई शिक्षा नीति में स्वभाषा और राजभाषा पर बहुत बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि काशी भाषा का गोमुख है। हिंदी का जन्म काशी में हुआ। बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास हुआ। हिंदी भाषा का उन्नयन भी 1853 में ही हुआ। हिंदी का पहला शब्द कोश बना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संस्कृति की धारा प्रवाह को आगे बढ़ाने में भाषा का बड़ा महत्व है। हिंदी स्थानीय भाषाओं की सहेली है। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है और सखियों के बीच में कभी अंतर्विरोध नहीं। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मजबूत होगी। ये दोनों पूरक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। तो राजभाषा विभाग का काम है कि स्थानीय भाषाओं को हम मजबूत करें और देश की जनता के, देश भर की जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम राजभाषा को मजबूत करें। वहीं इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य को इस सृष्टि में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और वो माध्यम है हमारी भाषा। देश और दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक हिंदी भी है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी और विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम ऐसे भव्य आयोजनों से पूरे देश को जोड़ने वाली हिंदी को वो मंच दें जिसे श्रद्धेय अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दिया था। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी हैं।
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत पहली निजी क्षेत्र की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिसका असर दिखने लगा है। आज वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ तैयार हैं। आर्म्स फोर्स के द्वारा आत्मनिर्भरता को सराहा गया है। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हमें दिखने लगे हैं। 10,000 से ज्यादा MSME डिफेंस से जुड़ी हैं। इस इंडस्ट्री के यहाँ शुरू होने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। कई और अन्य इंडस्ट्री यहाँ पर निवेश करेंगी। डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की राह में मेजर माइलस्टोन्स साबित होने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, इसके लिए मैं PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही अपनी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। कास्टिंग और फोर्जिंग के क्षेत्र में जिन इंडियन कंपनीज ने दुनिया में बड़ा नाम कमाया है, PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड उनमें से एक है, अग्रणी कंपनी है। और मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि जिस प्लांट का भी उद्घाटन हुआ वह एरो इंजन कंपोनेंट्स और एरोस्पेस में टाइटेनियम और निकल अलॉय की कंपनीज बनाने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यह। और इसी तरह जिस प्लांट का अभी शिलान्यास हुआ है वह भी टाइटेनियम और सुपर निकल एलॉय के रॉ मटेरियल का फर्स्ट प्लांट भी यह होगा। यानी आज के कॉम्पिटिटिव टाइम्स में नई नई टेक्नोलॉजी अपनाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, PTC एक इसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, मुझे बताया गया है कि इंडिया के साथ साथ USA, फिनलैंड, नॉर्वे, चाइना और स्वीडन जैसी कंट्रीज की अनेक बड़ी और रिनाउंड कंपनीज को आप अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। फोर्ब्स और टाइम जैसी मैगजीन्स में आपकी कवरेज स्वयं अपने आप में बहुत कुछ बताती है। यानी PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD श्री सचिन अग्रवाल जी ने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस में जो मास्टर्स की डिग्री हासिल की है उसका असर पूरी तौर पर इस कंपनी पर दिखाई दे रहा है। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें बस्ती जनपद के स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस महाकुंभ में ताइक्वांडो, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, गोला फेंक, भाला फेंक समेत कई खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर की खेल प्रतिभाओं को निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी पहुंचने पर कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में लाएगी। दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में किए गए विकास की सराहना की और कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को सेवा का अवसर दिया और जो हमने कहा था भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हमने वो करने का काम भी किया है। गुंडा राज से मुक्ति दिलाई है, भय का वातावरण खत्म किया है, भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा, सोच ईमानदार, काम दमदार, इस मूल मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को हमने पहुँचाने का काम किया है। सर, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी कार्ड खेला है, क्या ये बहुत लेट हो गया है? ये 14 में भी थे, 17 में भी थे, 19 में भी थे। और आप आंकलन करके देख लीजिए कि इन सबको उस समय मिला क्या है। उस समय भी प्रियंका जी, राहुल जी थे और राहुल जी यहाँ से पलायन करके वायनाड चले गए थे। और केरल में जाकर भी उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में राहुल जी ने क्या कहा, ये एक बार वापस प्ले करके जनता को दिखाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, लोकसभा का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है। हर चुनाव का अपना महत्व होता है, कोई किसी का सेमीफाइनल नहीं होता। राज्य के चुनाव भी महत्वपूर्ण है। 24 का चुनाव को भी बहुत देर है। 2022 में हम 300 पार करके सत्ता में आएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो ये थे अनुराग ठाकुर, जिनका ये कहना है कि बीजेपी यूपी में अपने दमदार काम के बल पर जरूर जीत हासिल करेगी।
कैमरामैन जमलोकी और आनंद के साथ विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में शुक्रवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16 नवंबर को प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाद में पत्रकार वार्ता में कहा कि 20 माह के कोरोना के संकट के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और इस एक्सप्रेसवे को पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की भावना के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य भी अगले महीने पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्यवाही भी तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुल्तानपुर के पास 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के साथ किसी भी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को वायुसेना के विमानों के द्वारा जनता के समक्ष उड़ान के विभिन्न प्रदर्शन दर्शाए जाएंगे। लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। पीएम जनसभा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ने देर रात जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगा। पीएम लगभग 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वायुसेना के 30 एयरक्राफ्ट 45 मिनट के एयर शो का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक SN साबत ने बताया कि प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल पर एयर शो कैथल की बैरिकेडिंग करा ली गई है। हर पॉइंट पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को आ रहे हैं, लगभग 2 बजे आएंगे और 1 घंटे की जनसभा होगी और लगभग 45 मिनट का एयर शो होगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके शुभारंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसको जुलाई 2018 में उन्होंने शिलान्यास किया था और वही इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। कोविड के 2 वेव के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को पूरा समय से किया गया है। लगभग 36 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। ये हमारे देश की धरोहर होगी, प्रदेश के लिए रीढ़ की हड्डी होगी और पूर्वांचल के लिए औद्योगिक गलियारे इसके दोनों तरफ जो है बनाए जाएंगे। ये निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। पब्लिक मीटिंग और एयर शो जो यहाँ पे प्रस्तावित है, उसी के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था कर लिया गया है। जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग की आवश्यकता है, बैरिकेडिंग की जा रही है। जहाँ जहाँ पे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आवश्यकता है वो भी किया जा रहा है। पार्किंग प्लेसेस को निर्धारित किया जा रहा है, ट्रैफिक प्लान अलग से बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ सुरक्षा की पूरी ड्यूटी लगाई गई है। आगामी 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बाराबंकी के व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह है। विभिन्न उद्योगों से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उनका व्यापार बढ़ेगा, साथ ही नए रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे। 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनपद लखनऊ बाराबंकी से होकर अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक निकला है। हाईवे बनने से आवागमन का साधन, जहां जाने में हमारा काफ़ी तेल काफ़ी समय लगता था, उन सब चीज़ों की बचत होगी। तो जाहिर सी बात है, फर्नीचर व्यवसायी हो, लकड़ी वाला हो या कोई भी आम नागरिक हो, जाहिर सी बात है समय बचेगा। जब समय बचेगा तो जाहिर है कि पैसा बचेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है और इसका मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि बाराबंकी और हमारे दवा फार्मा और लखनऊ, इसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और उधर से हम लोग बिहार तक जो है सीधे जुड़ जाएंगे। जो आवागमन थोड़ा जो है अवरोध युक्त था वो सुगम हो गया है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया है, उसके बनने की वजह से हम लोग बिजली के व्यापारियों को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। जो बाकी काफ़ी कुछ इधर उधर के कस्टमर हैं, जो हमारे काफ़ी कुछ लखनऊ, हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी 12 की मंडी होते हुए भी मगर कस्टमर यहाँ नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको रास्ते सही नहीं थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब उनसे आने से ये हम लोगों को बहुत व्यापार में सुविधा मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लखनऊ में कोविड टीकाकरण की गतिविधियों और उपलब्धियों का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब जो परिवार कोविड टीके से पूर्ण प्रतिरक्षित हो गए हैं, उनके घर के बाहर एक स्टिकर लगाया जाएगा। स्टिकर पर लिखा जाएगा कि ये परिवार कोविड टीके से पूर्ण प्रतिरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लक्ष्य को समय से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की ओर से घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्वयं सरोजनी नगर ब्लॉक के नटकुर गांव पहुंचे। अभियान में हिस्सा लेते हुए मंत्री ने नटकुर गांव की 24 वर्षीय सविता के घर दस्तक दी और कोविड टीका लगवाने की अपील की। आज हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के सरोजनी नगर ब्लॉक के नुकनूर गांव में है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश और माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश स्वाति सिंह जी मेरे साथ हैं। हमने नुकनूर गांव में हर घर दस्तक कार्यक्रम में भाग लिया। गांव की हमारी बहन सविता जी ने टीका नहीं लिया था। हम उसके घर पे आए, उसके घर में दस्तक दिया और सविता जी को कहा कि आप भी टीका ले लीजिए और हमें गांव में सभी लोगों को टीका लगाना है। तो सविता जी ने आज हमारी अपील को मान दे के, हमारी अपील को स्वीकार के आज वैक्सीन ले लिया है। ऐसे सभी लोग हर घर दस्तक कार्यक्रम में जुड़े। हम सब लोग हमने मिलने वाले सभी लोगों को हम पूछे कि क्या आपने टीका लिया है। हम सभी को पूछे और उसको टीका लेने के लिए आग्रहित करें। तो मैं मानता हूँ कि हम सभी वयस्क व्यक्तियों को टीका लगाने में सक्सेस होंगे और कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए वही एक उत्तम रास्ता है, वो हम अपनाएंगे। भारत सरकार के प्रयास से मां अन्नपूर्णा देवी की दुर्लभ मूर्ति पुनर्स्थापना के लिए दिल्ली से बनारस लाई जा रही है। दिल्ली से चलकर मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति की रथ यात्रा आज सुबह कानपुर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का जयकारा लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा बिरहाना रोड से तपेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का आरती पूजन करके मां अन्नपूर्णा को भोग अर्पित किया गया। वहीं लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत कर धन्यवाद दिया। ये 19 जिलों में होते हुए यात्रा पहुंचेगी। 15 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर में आदरणीय योगी जी के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर में मां की पुनर्स्थापना होगी। जो मूर्ति 107 वर्ष पहले चोरी की गई थी, वो कनाडा सरकार की मदद से और माननीय योगी जी मोदी जी के अथक प्रयासों से ये मूर्ति 107 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत देश में वापस आई है। 11 तारीख को सुबह 10 बजे नेशनल आर्ट गैलरी से ये यात्रा शुरू हुई है। उसमें सभी सरकार के प्रमुख केंद्रीय मंत्री, सांसद और पश्चिम के सभी मंत्री विधायकगण उस यात्रा में शामिल रहे। वो यात्रा हम लोगों ने वहाँ से सुबह 10 बजे रिसीव की है और बिना रुके कहीं इस यात्रा ने स्टे नहीं किया है और लगातार यात्रा कंटिन्यू चल रही है। देखिए, ये 107 साल पुरानी हमारी ये मूर्ति अन्नपूर्णा मैया की बनारस से गायब हुई थी, कनाडा गई थी। मैं इस देश के प्रधानमंत्री और यूपी के अपने मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहती हूँ कि जो अन्नपूर्णा जो पूरे विश्व को अन्न देती हैं, आज उनको वहाँ से फिर लाया गया और उनकी प्रेरणा से ये वहाँ से चली हैं, दिल्ली से चल रही हैं। इनका स्वागत पूरा देश कर रहा है। खेल की छिपी प्रतिभाओं को एक मंच देने के उद्देश्य से बरेली में खेलो सांसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सांसद ने स्वयं मैदान में उतरकर क्रिकेट खेला। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 15 टीमें हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को उकेरने के लिए की गई। ये जो आयोजन है, ये
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी सांसद अपने क्षेत्रों में सांसद खेल स्पर्धा के नाम से खेल प्रतियोगिता कराएंगे। उसी कड़ी में जनपद बरेली में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके आयोजक भारतीय युवा मोर्चा बरेली की जो ब्रांच है, यूनिट है, उनके द्वारा वो इसके आयोजक हैं। और इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं होंगी। पार्टी हर क्षेत्र में सक्रिय रहकर कार्य कर रही है और नौजवानों के बीच में उनके अंदर खेलों की रुचि बढ़े, इसके लिए पार्टी ने तय किया है कि पूरे क्षेत्र में सब जगह देश और प्रदेश में नौजवानों को इस काम के लिए आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित करा जाए। उसी के तहत यहाँ पर इस रुचि को आगे बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। मेरी पार्टी के सभी नौजवान मित्रों के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो हर क्षेत्र में अपनी एक सही पहचान बनाने का काम करें। महोबा में आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का निरीक्षण कर उसे जल्द ही तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने को लेकर 19 नवंबर को महोबा पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे से पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अर्जुन सहायक परियोजना से महोबा, बांदा और हमीरपुर जिलों के करीब 1.5 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में गिरते जलस्तर को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना कारगर साबित होगी। इसके साथ ही रतौली परियोजना, भवानी परियोजना सहित हर घर जल नल योजना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनके द्वारा दिए गए तोहफों के कारण से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, उसमें एक बहुप्रतीक्षित हमारी अर्जुन सहायक परियोजना जिसको हम लोगों ने पूर्ण किया है, उसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोबा पधार रहे हैं। 19 तारीख को कार्यक्रम अभी संभावित है, जिसमें 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमारे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण होगा। अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से महोबा, बांदा और हमीरपुर के किसान लाभान्वित होंगे। लगभग 1.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी और हमारे बुंदेलखंड में जो जल स्तर तेजी के साथ घट रहा है वो भी बढ़ेगा। तो हर तरीके से बुंदेलखंड को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ललितपुर जनपद के जिला स्टेडियम में आज सांसद खेल स्पर्धा के तहत जूनियर एवं सीनियर आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 10 से 30 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे सांसद खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा और श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत रहे। सांसद ने प्रतियोगी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोग शपथ लेते हैं कि खेल को सच्ची भावना से खेलेंगे। हम सदैव बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। खेल से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें जीवन में किसी न किसी एक खेल में भाग लेना चाहिए। बालिकाओं की सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूंगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा। नाबालिग गैंगरेप मामले में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ उनके साथी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 18 मार्च 2017 को चित्रकूट की महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप के जुर्म में तीनों गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में बीते दिनों कोर्ट ने 4 लोगों को बरी किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा मशाल यात्रा जनपद फतेहपुर के ओम घाट पहुंची, जहां एनसीसी कैडेट्स और जिला प्रशासन द्वारा गंगा मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गंगा मशाल यात्रा के दल नायक मेजर LN जोशी ने बताया कि गंगा मशाल यात्रा के माध्यम से लोगों को गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जनपद फतेहपुर में विभिन्न नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में गंगा को निर्मल बनाने का संदेश दिया गया। इस गंगा मशाल यात्रा के माध्यम से 5 राज्यों से होते हुए, इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है।
हम इन 5 राज्यों से होते हुए गुजरेंगे और गंगा मशाल के माध्यम से लोगों के दिल में जागरूकता पैदा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। गंगा की सफाई या उससे स्वच्छता का जो भाव है जो कहीं छुप गया है या कहीं दब गया है, इस मशाल यात्रा के माध्यम से हमारा प्रयास है कि लोगों के बीच में जाके उसकी जागरूकता पैदा करें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक किया है कि वो हमें मतलब गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए, पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग तो उसमें मूर्तियां भी विसर्जित करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर ये हम बंद कर देंगे तो हमारी गंगा बहुत जल्द स्वच्छ, हमारा कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। गंगा स्वच्छ और सुंदर रहे, जिससे आने वाले समय में बच्चों का अच्छा भविष्य होगा। हम कहते हैं कि गांव का पानी जैसे नाली है तो नाली गड्ढा बना के उसका पानी वहीं पे किया जाए, गंगा में न बहाया जाए, जिससे गंदगी न। जगह जगह जा करके नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से हम लोग घाटों की साफ सफाई करें, माँ गंगे का जो तलहटी क्षेत्र है उसकी कटान न हो, उस तटीय क्षेत्र पे वृक्षारोपण करवाएं कि जिससे कटान न हो सके। वृक्षारोपण करवाना, साफ सफाई करवाना, घाटों की साफ सफाई करवाना, लोगों को जागरूक करना। प्रयागराज नगर निगम की सहयोगी कंपनी हरी भरी द्वारा कूड़ा निस्तारण प्लांट से शहर के लाखों टन कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। कंपनी ने बताया कि 90 लाख की लागत से स्थापित प्लांट की क्षमता हर दिन 2 टन की है। हर दिन कचरे को फिल्टर करके प्लास्टिक, लोहा सहित अन्य वस्तुएं रिसाइकिल कर जैविक खाद तैयार की जा रही है, जिसे किसानों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी लखनऊ की प्रदर्शनी में की थी। जैविक प्लांट इंचार्ज शोभनाथ ने बताया कि ड्राई वेस्ट से कोयला बनाने का प्लांट लगाने में करीब 12 से 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। किसान प्रमोद बाबू झा ने बताया कि शहर के कचरे से जैविक खाद बनाकर कूड़ा कचरा है, नगर निगम प्रशासन की ये अच्छी पहल है। बसवार में ये लगाया गया है और न केवल खेती बल्कि जो है पेड़ पौधों में भी ये लाभदायी है और हम लोग इसका प्रयोग करके और काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा जो ये मुफ्त में रासायनिक खाद की सुविधा दी जा रही है और निश्चय ही ये किसानों के लिए सराहनीय है। एक्चुअली हम लोग नगर निगम द्वारा शहर से उठाए जाने वाले कूड़े को जो नगर निगम यहाँ लाकर रखती है हमारे प्लांट में, हम लोग उसको रिसाइकल करके जैविक खाद बनाने का काम करते हैं। एक्चुअली जो शहर से कूड़ा निकलता है उसमें 50 से 65% तक जो कूड़ा होता है वो मेनली किचन वेस्ट या खाद बनाने लायक वेस्ट होता है। तो हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं, जो खाद बनाने लायक है उसको अलग करते हैं, जो रिसाइक्लेबल्स है उसको अलग करते हैं और जो RDF है उसको अलग करते हैं। जो खाद बनाने लायक प्रोडक्ट होता है हमारा, जो कचरा होता है, उसे हम कल्चरिंग करके अपनी मशीनों के द्वारा उसको रिफाइन करते हैं। उसको कल्चर, उसमें जो एडजस्टिव फैक्टर हम लोग मिक्स करते हैं, उसके द्वारा उसको हम डिकम्पोज करते हैं और उसको हम लोग खाद में कन्वर्ट करते हैं। और उस खाद को हम अपने किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि जैविक खाद के बारे में वो जान भी सकें। और कुछ किसान भाई जो कि पैसे ना होने के कारण या हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं या खाद के विषय में नहीं जान पा रहे हैं, वो हमसे जुड़ करके अपने खाद को और अपने खेती को कुछ आगे बढ़ाएं, जिससे देश और प्रदेश में हरी भरी को लोग जान सके। इसी उद्देश्य के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य हरी भरी का यही है कि जो ये वेस्ट है या जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस कर सकें। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहोदरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी को भव्य मंच देना देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत निजी क्षेत्र की पहली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का किया शिलान्यास। कहा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री आज बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।